उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या वाकई में बवाल मचा है? क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच वाकई में टकराव है, या फिर विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के जो है परसेप्शन गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य जो चाहते थे 2017 में, जब उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया, क्या वो अरमान रोहित अब हिलोरे मारने लगा है दोबारा से फिर से? क्योंकि 5 दिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद 5 दिन केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो दिल्ली में रहकर आए हैं। दिल्ली में आला कमान बीजेपी का जो है बड़े नेताओं से मुलाकात करने के आए हैं, और उसके बाद आते ही वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं और एक ट्वीट भी करते हैं, जिसमें वो ट्वीट जो उनका ट्वीट है वो ये बताने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी जो है जिंदा हैं उनकी जो भावनाएं हैं भीतर की। दिखाइएगा जरा एक बार वो ट्वीट क्या कुछ था। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि अभी लक्ष्य मैंने त्यागा नहीं। कौन सा लक्ष्य है रोहित? वो देखिए, जो तस्वीर उन्होंने इस लक्ष्य के साथ शेयर की है उसमें तो ये दिख रहा है कि भाई लोगों से मिलजुल रहे हैं और लोगों के बीच जो काम करने का उन्होंने संकल्प लिया था जीत के बाद बतौर उप मुख्यमंत्री के तौर पर, वो संकल्प मुझे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैंने त्यागा नहीं और लोगों का मैं काम करता रहूँगा। लेकिन राजनीति में एक दूसरी बात होती है कि इशारों में बहुत कुछ बोला जाता है। तो जो लिखा है उन्होंने कि मैंने अभी अपना संकल्प त्यागा नहीं, उसके तमाम मायने विपक्ष निकाल रहा है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक उसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं अभिषेक। और कहा जा रहा है कि जो 2017 में ख्वाहिश थी केशव प्रसाद मौर्य की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हालांकि मनोज सिन्हा को पहले नाम आ गया, वो पूजा पाठ करने पहुंच गए और नारियल तक फोड़ लिया काशी विश्वनाथ में, फिर अचानक से आरएसएस की एंट्री, फिर योगी आदित्यनाथ का वो हट और तुरंत चार्टर से दिल्ली पहुंचना और शाम तक नाम का ऐलान हो जाना कि उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। और फिर 2022 की प्रचंड जीत अगर रही हो कहीं अरमान कुछ लोगों के मन में कि शायद 2022 में योगी कमज़ोर पड़ेंगे तो हम उनको पीछे छोड़ देंगे, तो 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ पूरे दम के साथ जीते और अपने चेहरे पर जीते, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि सहयोग रहा पार्टियों का, पार्टियों के लोगों का, नरेंद्र मोदी का, लेकिन सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ रहे। नहीं, तो लेकिन जैसे कि ये सिराथू सीट हार जाना 2022 में, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उनकी लोग जिस विधानसभा से वो लड़े थे उससे वोट नहीं मिलना, जब अपनी विधानसभा में इतनी छवि खराब है, वोट नहीं दिलवा पा रहे हैं, बीजेपी को ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे हैं, उसके बावजूद लक्ष्य अभी बाकी है। नहीं, देखिए, केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट हार गए, ठीक है, कोई बात नहीं। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में वो हैसियत रखते हैं जो कि केंद्र की राजनीति में राजनाथ सिंह रखते हैं। उसका कारण समझिए। देखिए, राजनाथ सिंह इकलौते ऐसे नेता मुझे इस बीजेपी में नज़र आते हैं केंद्र की राजनीति में, जबकि कभी बात बिगड़ेगी या किसी विपक्ष को मनाना होगा तो राजनाथ सिंह को आगे कर दिया जाता है कि भाई आप संभालिए। अभी हाल फिलहाल में देखिए, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पद के चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, विपक्ष कह रहा हम उतारेंगे, तो राजनाथ सिंह को बीजेपी ने आगे कर दिया कि आप विपक्ष से बात कीजिए, मामला सुलझा लीजिए, अगर ना उतारें तो ज़्यादा बेहतर है। वही हैसियत रखते हैं केशव प्रसाद मौर्य। राजभर यूं ही नहीं आ गए, राजभर को केशव प्रसाद मौर्य लेकर आए। राजभर केशव प्रसाद मौर्य वो हैसियत रखते हैं कि कल को ज़रूरत पड़ी उत्तर प्रदेश में कि हमें कुछ विधायकों को मनाना है, कुछ विधायकों को लाना है, तो वो काम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। अच्छा, राजभर का आपने नाम लिया तो एक बार और मैं उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। केशव प्रसाद मौर्य जरूरी बहुत हैं समानांतर राजनीति चलाने के लिए, विपक्ष को भी अगर जरूरत पड़ी तो साथ ले जाने के लिए। आपने राजभर का नाम लिया कि राजभर यूं ही साथ नहीं आए, उसमें सहयोग रहा केशव प्रसाद मौर्य का, आपने जैसा कहा। लेकिन राजभर अपनी सीट हार गए, उनके बेटे अनिल राजभर अपनी सीट हार गए। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, वो किसी से राजनीति परे नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, क्या अपना खेमा वो तैयार कर रहे हैं बीजेपी की उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य? यहाँ देखिए, उनका खेमा है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। मौर्य उनके बहुत कोर वोटर हैं, अगर वो सिराथू नहीं जीते तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस उन्होंने और सीटों पर दिया। फूलपुर में अच्छा खासा उनका रुतबा है, इलाहाबाद में अच्छा खासा पकड़ है। हाँ, आपकी जो हुआ यूपी में उसके आधार पर आप न तय कर लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य कमज़ोर है। केशव प्रसाद मौर्य का एक खेमा है और जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था अभिषेक, तो बवाल काट दिया गया था। तो ठीक रहा, फिर 24 का ठीक रहा, योगी आदित्यनाथ के सर ही फोड़ना क्यों?
नहीं देखिए, अगर इतना प्रभाव रखते हैं केशव प्रसाद मौर्य, 19 की जीत का सेहरा तो ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं इस लिस्ट जब में है? 19 की जीत का सेहरा योगी आदित्यनाथ के सर बंधा, तो 24 की हार का भी उनको वो झेलना पड़ेगा। देखिए, जब आपको 2011 का वर्ल्ड कप धोनी ने जिताया तो 15 का उन्होंने हराया भी। तो जब आप जीत का श्रेय ले रहे हैं तो फिर हार का श्रेय भी आपको ही जाएगा, क्योंकि आप कप्तान हैं टीम के। जो आपके वाइस कैप्टन हैं, डिप्टी हैं, उन पर आप ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। अच्छा, विपक्ष जो है रोहित, वो लगातार, जैसे अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया था कि 2 महीने में योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, विपक्ष लगातार उसी लाइन पर चल रहा है। आज संजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया। कल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, दोनों ने पूजा अर्चना की। तो संजय सिंह ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि मोदी सीढ़ियों से जब उतर रहे थे तो वो आगे चल रहे थे, उनके पीछे उनकी सिक्योरिटी थी और उसके पीछे योगी आदित्यनाथ थे। तो इस बात को ऐसे प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे योगी आदित्यनाथ को दरकिनार मोदी करने लगे हैं। हालांकि उससे के जस्ट 30 सेकंड बाद मोदी ने और योगी ने, दोनों ने बगल बगल खड़े होकर पूजा की। कुछ लोग उत्तराधिकारी भी बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बाद। सीधी सी बात है अभिषेक, प्रोटोकॉल के तहत जो एसपीजी है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी, ठीक है। पहले उनका ख्याल रखे कि उसमें योगी पीछे छूट रहे हैं, शिवराज पीछे छूट रहे हैं, अमित शाह पीछे छूट रहे हैं, एसपीजी से ये मतलब नहीं है। उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जवाबदेही प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी को लेकर है। योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी को लेकर केंद्र की एसपीजी का कोई मतलब नहीं भाई। अब उसमें आप कह दीजिए कि पीछे छूट गए, 2 कदम आगे चल गए, 4 लोग चलते तो आगे पीछे हो जाते। मतलब वो उस नैरेटिव को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो नैरेटिव जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी से जब पूछा जा रहा है कि दिल्ली के पानी पर मामला, तो कह रहे हैं नीट वाला मामला दिखाइए, दिल्ली का पानी का क्यों दिखा रहे हैं। तो वही राजनीति कर रहे हैं जो नहीं करने आए थे। तो उनकी बात अभी छोड़ दीजिए। फिलहाल अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य की अभिषेक, तो केशव प्रसाद मौर्य अगर इस ट्वीट के मायने निकाले जाएं तो राजनीति में जो होता है ना कि सांकेतिक तौर पर, जैसे आरएसएस सांकेतिक तौर पर बहुत कुछ कह गया, तो केशव प्रसाद मौर्य का वो ट्वीट बहुत कुछ कह रहा है। अच्छा, दिल्ली में मुलाकात करना बड़े नेताओं से, 5 दिन रुकना, योगी आदित्यनाथ वापस उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, लेकिन वो अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, मंत्रियों की मीटिंग लेते हैं। एक मीटिंग में ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन अगली मीटिंग में ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचते हैं। वो 5 दिन तक दिल्ली में ही रहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दिल्ली से वो कोई संदेश लेकर आए हैं, या फिर दिल्ली के नेताओं ने सर पर हाथ रख दिया, जिस तरीके से कह रहे हैं कि मोहन भागवत का हाथ रखा गया है? दिल्ली के नेताओं का हाथ उन पर है। अमित शाह के बहुत खास हैं केशव प्रसाद मौर्य। अमित शाह और योगी का क्या है? देखिए, वो तो अब राजनीतिक दल में हैं, तो चीज़ें जो अभी हाल फिलहाल में निकल के आ रही हैं उस पर तो बहुत कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। कुछ अगर सार्वजनिक तौर पर बयान आए तो फिर बात बने। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य राजभर के बहुत करीबी हैं अमित शाह, और दोनों पर उनका हाथ है। बाकी अगर योगी की बात की जाए तो उनके पास आरएसएस है। आरएसएस के दम पर 2017 भी वो मुख्यमंत्री बने थे। आज भी मोहन भागवत का हाथ उन पर है। नहीं, आरएसएस अगर है तो, लेकिन आरएसएस के बिना प्रधानमंत्री बन गए ना 24 में। हाँ, बन गए, लेकिन आप ये देखिए ना, हुआ भी क्या। आपकी 32 सीटें कम हैं, 31। आप बहुमत मजबूती तो रोहित दोनों की कम हो गई ना, क्रेडिबिलिटी। तो आरएसएस को अगर लगता था कि हम ही सरकार बनवा सकते हैं, तो वो गलतफहमी दूर हो गई। मोदी की गलतफहमी दूर हो गई कि बिना आरएसएस के मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। तो वही है, बातें हैं कि आरएसएस के बिना, आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे के समानांतर हैं, दोनों को साथ चलना होगा तभी चल पाएंगे। वरना आज 32 से 31 सीटें कम हुई हैं, कल को आप 32 से 31 सीटों पर आकर सिमट भी सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात सिमट गए 33 सीटों पर? हाँ, नहीं, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, मैं 543 की बात कर रहा हूँ। आप वहीं से जहाँ से शुरू किए थे 2 से, आप अगर आरएसएस और वीएचपी का साथ छोड़ेंगे तो शायद आप फिर 2 पर आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोज नया एक उबाल आ रहा है, रोज एक नया संकेत देने की कोशिश की जा रही है, और हम लगातार इस बात को कह भी रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की जो मुलाकात 5 दिन दिल्ली आलाकमान के साथ हुई है, हो सकता है, कंफर्म हम नहीं करते इस बात को, हो सकता है कि दिल्ली की तरफ से कोई संदेश वो उत्तर प्रदेश के लिए लेकर आए हों, और आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ के ऊपर केशव प्रसाद मौर्य को अगर तरजीह दी जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि संकेत केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दे दिया गया है। क्या कुछ है आपकी राय इस चर्चा पर? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।